नमस्कार, बहुत स्वागत है। खबर दमदार देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। भोला जायसवाल की ट्रांजिट रिमांड सोनभद्र पुलिस को मिली है। ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से सोनभद्र भोला जायसवाल लाया जा रहा है। भोला जायसवाल से पूछताछ में कई राज खुल सकते हैं। सिंडिकेट से जुड़ी लोगों की जानकारी भी मिल सकती है। लखनऊ से खबर, जहां कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के कई संपत्तियों को खरीदा है। साथ ही आलोक सिंह की 2 फर्मों का नाम सामने आया। तभी से आलोक सिंह अंडरग्राउंड हो चुका है। अमित सिंह टाडा और आलोक सिंह के साथ पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद के कारोबारी संबंधों की एजेंसियां तलाश कर रही हैं। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक तस्करी सिंडिकेट में असम की 3 कंपनियों की जानकारी भी मिली गई है। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट की जांच में जुटी एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस और एफएसडीए अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा चुकी है, जिसमें 98 एफआईआर तो सिर्फ एफएसडीए डिपार्टमेंट ने ही दर्ज कराई है। अब एसटीएफ के रडार पर एसटीएफ से ही बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है। जांच के दौरान आलोक सिंह की 2 फर्म्स भी इस पूरे तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी हुई पाई गई हैं। आलोक सिंह और चंद रोज पहले गिरफ्तार अमित सिंह टाटा दोनों ही पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल आलोक सिंह अंडरग्राउंड हो गया है और उसकी तलाश जारी है। माना जा रहा है जल्द ही उसको वांछित भी दिखाया जाएगा। इस आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ईंटों से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह सड़क हादसा थाना बाह क्षेत्र के गांव कुटुकझरा का हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। अलीगढ़ में सासनी गेट थाना क्षेत्र में सड़क किनारे 2 सगे भाइयों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक सत्य प्रकाश और रविंद्र शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों को रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के शव रोड साइड पड़े रहे हैं। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। दोनों मृतक पंचनगरी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस हादसे की जांच में भी जुटी है। शाहजहांपुर में पुलिस ने कच्ची शराब को लेकर छापेमारी की है। जंगल में बीच में कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी जलती हुई मिली है। मौके से पुलिस ने 1400 लीटर लहान बरामद किया है। इसके साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 किलो यूरिया भी जब्त किया है। शराब के नशे की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 साथी उसके अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। में सतत ये अवैध शराब का और अवैध ड्रग्स के जो लोग इसमें लिप्त होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कुटार में एक गांव में नदी के किनारे भारी मात्रा में ये अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिसको कि इसका भंडाफोड़ किया गया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभी 5 अभियुक्त फरार हैं जो कि सतत इसी काम में लिप्त रहे हैं। हमने भारी संख्या में जो इसको बनाने के सामान है वो बरामद किए हैं। सहारनपुर में दानिश उर्फ तूता ने धारदार हथियार से एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक सैफुल्ला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी दानिश इलाके का कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। इसके खिलाफ कई मुकदमे हैं और वो 15 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। लोगों में आपस में मारपीट की घटना सामने आ रही है, जिसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि चाकू से उसमें कुछ इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए जो है इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। उसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आगे इसमें जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कैंट थाना पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता अमित मिश्रा की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपी सीपी राजू और अनिल थॉमस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि नामजद 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पूरा मामला सिटी जोन के म्योराबाद चर्च के पास का है।
पीटर राजू पादरी के घर में चंगाई सभा चल रही थी। धर्मांतरण की सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। पर अमित कुमार मिश्रा द्वारा एक तहरीर दी गई कि म्योराबाद में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस पे उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना करते हुए तत्काल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। विधि संगत कार्रवाई इसमें की जा रही है। बलिया में एक 10 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरह से हत्या कर दी गई। आरोपी के धारदार हथियार से जो है शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। ग्रामीणों को बोरे के शव मिलने पर पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल मासूम के घर के बाहर खेलते खेलते अचानक वो गायब हो गया था। कल रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे थाना प्रभारी फैपना को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस गांव का एक बच्चा है लगभग 10 साल का शिवम, वो खेलते खेलते गायब हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ आए थे तथा सभी गांव वालों के साथ मिलकर आसपास के पूरे क्षेत्र में ढूंढा गया। कल बताया गया है कि गांव में भी 2 शादियां थी, कल पूरे उसमें शादियों का भी माहौल था। 3 बजे तक इन लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला। आज सुबह गांव में ही एक मकान के पास एक संदिग्ध बोरा मिला जिसके अंदर इस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। बागपत में एक ब्लैक कार चालक को अपनी कार की नंबर प्लेट की जगह ठेकेदार लिखवाना भारी पड़ गया। बागपत पुलिस ने कार को सीज करते हुए 25,500 का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। कार ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए पुलिस ने जुर्माना लगाया है। मथुरा निवासी कार ड्राइवर ने अपनी ब्लैक स्विफ्ट कार पर नंबर प्लेट की जगह ठेकेदार लिखा हुआ था। जैसे ही युवक बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के वन्ना चौक पर पहुंचा तो ट्रैफिक चेकिंग पुलिस ने रुकवा दिया उसको और कार नंबर प्लेट की जगह ठेकेदार लिखा देखा तो भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ट्रैफिक पुलिस ने 25,500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार को सीज कर दिया। बैक प्लेट पर ठेकेदार लिखकर टशनबाजी दिखाता ये युवक घूम रहा था। पीलीभीत के चौकी मुंडलिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 217 ग्राम चरस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी नरेश और महिपाल बरेली के भामोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इटावा के ऊसराहार क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बीएसएफ जवान ने खुशी में गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आगरा के अस्पताल भर्ती कराया गया। गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ ही मुकदमा दर्ज किया है। जवान की खिलाफ बर्खास्तगी के लिए बीएसएफ के कमांडेंट को पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। गार्डन जो ऊसराहार थाना क्षेत्र में है, यहाँ बीती रात एक शादी समारोह चल रहा था। बारात चढ़ते समय बारात में शामिल एक युवक शीश कुमार यादव द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुष्कर गुप्ता नाम के एक युवक जो 20-22 वर्षीय है, उसके पेट में गोली लगी है। उसका इलाज पुष्पांजलि हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर लिया गया है। जांच से पता चला है कि वो बीएसएफ का जवान है, जैसलमेर में कहीं पोस्टिंग है उसकी, और ये जो लाइसेंस है ये जम्मू कश्मीर से बना हुआ है। वंदे मातरम पर लोकसभा में स्पेशल चर्चा होगी। इस सप्ताह लोकसभा में चर्चा की तैयारी है। पीएम मोदी भी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोलेंगे। गुरुवार या शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा हो सकती है। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। संसद में उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट के जीपीएस सर्वर पर साइबर अटैक की पुष्टि की है। उड्डयन मंत्री के.आर. मोहन नायडू ने सदन में बताया कि आईजीआई कोलकाता, मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट समेत कई एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की रिपोर्ट मिली थी। सुरक्षा मजबूत होने की वजह से उड़ानों पर असर नहीं पड़ा। मंत्री ने संसद में सुरक्षा को और मजबूत करने की बात कही है। तो उड्डयन मंत्री ने संसद में ये जानकारी साझा की है। और जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? डिवाइस को गलत लोकेशन दरअसल दिखाया जाता है। बेसिकली कहा जाए तो जो सिग्नल्स होते हैं उसको हैक करने को लेकर इसका इस्तेमाल हैक करने के लिए किया जाता है। और हैक जब सर्वर होता है तो फिर प्लेन के जो पायलट होते हैं उन तक आगे की लोकेशन और इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है।
हवाई जहाज या गाड़ी जो है गलत जगह पहुंच जाती है। डिलीवरी ऐप्स का पता गलत हो सकता है और सिग्नल गलत यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गलत संदेश देने लगते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि विपक्ष लगातार चुनाव हारने की वजह से बौखलाता नजर आ रहा है। पूरा देश उनके रवैये को देख रहा है। विपक्ष लोगों की नजरों से गिरता जा रहा है। जितना ये हारते जा रहे हैं उतने ही ये बौखलाते जा रहे हैं। कांग्रेस की और इन बाकी दलों की ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल जो है एक छटपटाने पे आ गए हैं। जितने भी जरूरी मुद्दे हमें डिस्कस करने थे, जो भी जरूरी बातें डिस्कस करनी थी, वो सब आज के लिए भी रद्द करने दी गई है। ये अभी एक्चुअली बिल्कुल भी पार्लियामेंट चला नहीं है, 2-2 घंटे के लिए रद्द किया गया था। तो लेकिन कोई भी हम डिस्कशन नहीं कर पाए, कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो आई थिंक पूरा देश देख रहा है, इसके करके ये लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं और इलेक्शन पे इलेक्शन हारते जा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी की अहम बैठक जारी है। आरएसएस सर कार्यवाह अरुण कुमार बैठक में शामिल है। बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम आवास पर संघ और सरकार की अहम बैठक चल रही है। दोनों डेप्यूटी सीएम भी इस बैठक में शामिल है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। बैठक हालांकि जारी है और बीएल संतोष से लेकर तमाम देखिए संघ और सरकार की ये बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। अभी तक कुछ बड़ा निकला है या जब वो तमाम लोग जो दिल्ली से पहुंचे हैं उनसे बातचीत आपकी हो पाई हो? क्या इस बैठक में चर्चा अभी तक हो पाई है या हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये संघ संगठन और सरकार की अहम बैठक लगातार जारी है। ये बैठक करीब 6 बजे शुरू हुई थी, जो लगातार अभी तक चल रही है। इस बैठक में एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार जी, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके तहत उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है और साथ ही साथ संघ शताब्दी वर्ष जो चल रहा है उसके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनको लेकर भी किस तरह से जनता के बीच जाना है उस पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव और उसके बाद जो सबसे बड़ा एजेंडा है मिशन 2027 यानी 2027 का विधानसभा चुनाव, किस तरह से 2022 की तर्ज पर एक बार फिर 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक अहम रणनीति बनाई जा रही है। जिसके लिए जो सबसे आवश्यक है वो संघ संगठन और सरकार के बीच समन्वय है। उसको लेकर किस तरह से बेहतर समन्वय बनाया जाए, आने वाले दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर और आने वाले दिनों में बीजेपी जो योगी सरकार है इसके कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। क्योंकि ये चर्चा अभी जारी है, जैसे ही ये बैठक खत्म होगी तो इसमें शामिल लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा और फिर ये पता चलेगा कि आखिर किन मुद्दों पर इस बैठक में रणनीति बनी है। लेकिन ये जो तमाम अहम मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार ये बैठक जारी है। ये शीर्ष नेतृत्व की बैठक है। खुद बीएल संतोष जी इस बैठक में मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में संघ संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय रहे ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो संगठन के एजेंडे हैं, जो संगठन की रणनीति है उसको जमीन पर उतारा जा सके और उसके जरिए एक बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके, इसके लिए एक विशेष रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर का प्रक्रिया चालू है, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही है बीजेपी के सामने कि ज्यादा से ज्यादा जो पात्र मतदाता है उनको मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। जिसका बिल्कुल राजीव, नजर बना के रखिएगा। महत्वपूर्ण कुछ बातें जो इस बैठक से निकल कर आएंगी। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को समय पर भुगतान किया जाए और खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। सीएम योगी ने धान खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाई जाए। तमाम सुविधा गांव और कस्बों तक पहुंच सकेंगी। भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर है, वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। एसआईआर पर जारी घमासान के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान आया। उन्होंने कहा कि बेहद संवेदनशील मुद्दा है, ये विपक्ष को समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष को पीएम मोदी से आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए। जबकि एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इसके लिए संवेदनशील इशू है, इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। इन सब का जो और एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो, हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। चिंतन करने के बजाय यहाँ पर आप सदन बंद कर रहे हैं। देखिए फिर बंद कर दिया कि कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कई करोड़ रुपए एक दिन में, कई करोड़ रुपए। एसआईआर चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, उस हमला रहा। तो ये तमाम चीजें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। मंत्री संजय निषाद के बलिया को लेकर दिए गए बयान पर लोगों का गुस्सा फूटा है। इसी के बीच करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुझे संजय निषाद मिला तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा, और नहीं भी काट पाया तो जो नौजवान संजय निषाद की जीभ काट कर लाएगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दूंगा। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर यहाँ से वो चला गया, इस तरह का विवादित बयान देकर बलिया की अस्मिता को खिलवाड़ करके वो चला गया। और यहाँ के कायर लोग अभी तक एक बयान तक नहीं दिए, चाहे सत्ता और विपक्ष के। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए बलिया के वो बगावती त्योहार वाले लोग? कहाँ गए वो? कहाँ मर गए हैं वो लोग? अरे उसका मैं तो कह रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसका जवान काट लूंगा, एकदम बता रहा हूँ। अगर मैं काट नहीं सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूँ और आगाज करता हूँ, अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से, बलिया के एक एक नागरिक की तरफ से 5,51,000 का पुरस्कार दूंगा। जो अब विवाद आपने देखा, लेकिन जरा संजय निषाद का वो बयान सुनिए जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। प्रतापगढ़ में आज मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ किया। कुंडा सब स्टेशन से योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत जिनका बिल काफी समय से बकाया है या किसी वजह से जमा नहीं कर पाए, उनके लिए सुनहरा मौका है। इस स्कीम के तहत उनका सारा ब्याज खत्म कर मूल बिल में 25% की राहत दी जा रही है। जो उपभोक्ता एक साथ बिल नहीं जमा कर सकते, उनके लिए आसान किश्तों की व्यवस्था भी की गई है। प्रावधान तो इस प्रकार हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए, हर श्रेणी के उपभोक्ता के लिए, हर परिस्थिति वाले उपभोक्ता के लिए, कोई उपभोक्ता अगर बाकी की रकम ब्याज निकालने के बाद 25% मूलधन निकालने के बाद भी अगर उसको लगता है कि एक मुश्त हम जमा नहीं कर सकते, तो उनको 750 रुपये या 500 रुपये की किस्तों में जमा करने का भी इसमें प्रावधान है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बड़ी कार्रवाई की है। आईजीआरएस मामले में समाधान में फेल विभाग अध्यक्षों और अधिकारियों को अगले आदेश तक वेतन रोक दिया है।
ओएसडी क्रांति शेखर, ओएसडी अरविंद कुमार सिंह, जीएम AK अरोड़ा, जीएम SP सिंह, जीएम RP सिंह, जीएम प्लानिंग मीना भार्गव, एजीएम प्रिया सिंह, एजीएम संजीव कुमार वेदी का वेतन रोका गया है। ज्यादा IGRS लंबित होने वाले विभागों को डिफॉल्टर घोषित किया गया। गंदगी पाए जाने पर एक सुपरवाइजर विवेक का भी 1 महीने का वेतन रोक दिया गया है। लखनऊ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में छात्र की मौत हुई है। हादसे में 10वीं के एक छात्र की मौत हुई है। हादसे की चपेट में साइकिल सवार घायल हुआ है। BBD के किसान पथ पर सड़क हादसा हुआ है। फतेहपुर में उत्पादी बंदरों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर पालिका ने अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा से मंकी कैचर टीम बुलाई है। रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, पुलिस लाइन, आसमान के आसपास के इलाकों से मंकी कैचर टीम ने सैकड़ों बंदरों को पकड़ा है। इन बंदरों को रेल यात्री और आम लोग परेशान इनसे थे। स्कूली बच्चे अक्सर बंदरों का शिकार हो जाते थे। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को परेशान ये बंदर किया करते थे। अभियान के पहले दिन 100 से ज्यादा बंदर पकड़े गए। अब नगर पालिका इन बंदरों को शहर से दूर जंगल में छोड़ेगी। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां अंतिम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुभारंभ करेंगे। इस बार ये संगमम भाषा एक्सचेंज के लिए समर्पित होगा, जिसमें दोनों तरफ के छात्र दोनों तरफ की भाषाओं को सीखेंगे और जानेंगे। नमो घाट पर है। इस बार मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और साथ साथ माननीय राज्यपाल तमिलनाडु और उपराज्यपाल पुडुचेरी भी हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? पूरा प्रोग्राम लगभग 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलने का अभी तक अनुमान है। पहले फेज 1 में 2 से 15 तक नमो घाट पर BHU में विभिन्न नॉलेज एक्सचेंज होंगे, जिसमें जो भी 1400 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तमिलनाडु से, उनको काशी की विरासत दिखाई जाएगी। खबर अयोध्या से है। राम की नगरी की गरिमा और भव्यता को नए स्वरूप में सजाने की कवायद लगातार जारी है। अब अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बनाए गए मंदिर नुमा पुलिस बूथ विशेष आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पुलिस बूथ सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। विकास प्राधिकरण का बनाया ये पुलिस बूथ न सिर्फ सुरक्षा को हाईटेक बनाता है, बल्कि रामनगरी में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को धर्म नगरी का माहौल का एहसास भी कराता है। लता मंगेशकर चौक हो या निषाद राज चौराहा, अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वारों पर खड़े ये मंदिर मॉडल को पुलिस बूथ राम भक्तों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो हमारा धर्मनगरी अयोध्या है, यहाँ पे जो हमारे एक फसाड डेवलपमेंट का जो पूरा कार्य हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे फसाड को ध्यान में रखते हुए और हमारे पुलिस के जो लोग ड्यूटी करते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है जो कि आसपास के जो वहाँ पर डेवलपमेंट है उससे ब्लेंड इन हो जाए, और वहाँ पर क्या नाम से उसमें एयर कंडीशनिंग टाइप की फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने दी हैं, ताकि भरी धूप में या बारिश में भी जो हमारे पुलिस करने के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मथुरा में आज साध्वी रितंबरा के वात्सल्य ग्राम आश्रम में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साध्वी रितंबरा और धर्मवीर प्रजापति ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लब्ध नेत्रीहीन गायक दिवाकर शर्मा और संवेद गुरुकुलम विशिष्टतम दिव्यांग गुरुकुल स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति को देखकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। परमात्मा की कृतियां हैं। कोई दिव्यांग बच्चों को उनके जो हौसले हैं वो उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करा रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति शरीर से भले ही कहीं दिव्यांग हो, लेकिन अगर वो मन से उसको आनंद है, उमंग है, तो वो भी आसमान छू सकता है। इसका संदेश पूरे समाज को जाना चाहिए। दिव्यांगों के प्रति दया नहीं, प्रेम चाहिए, सम्मान की भावना चाहिए, सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए।
कासगंज के तीर्थ नगरी शोरों में भी मोक्षदा एकादशी पर लाखों की भीड़ उमड़ी। भगवान बराह के अवतरण दिवस और मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद पंचकोसी परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी श्रद्धा तीर्थ नगरी सोरोजी पहुंचे, जहां उन्होंने हरि वपदी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है।